वेलकम बैक। आप देख रहे हैं सबसे सवेरे पाकिस्तान। सबसे पहले बात करेंगे कि पाकिस्तान उन बदकिस्मत ममालिक में से एक है जहां साइंसी तालीम का रुझान बहुत कम है और ये दुनिया में सबसे कम साइंसी तहकीकात करने वाले ममालिक में से एक है। चॉम्स्की पिछले दिनों आए थे हमजा पाकिस्तान और उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की थी। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान जो है 60s में इससे बहुत आगे था साइंस की दुनिया में, इजादात के मामले में, जहाँ पे आज खड़ा है। और पाकिस्तान को अपनी इस पॉलिसी के ऊपर गौर करना होगा। और ये एक बड़ी अहम बात थी एक ऐसे शख्स की तरफ से जो दुनिया की पॉलिसीज़ और चीज़ों के बारे में एक राय रखता है और एक अथॉरिटी है। सो हालात ये हैं कि पाकिस्तान इजादात की तख्लीक में दुनिया में 113वें नंबर पर मौजूद है। भारत दुनिया का बड़ा कोरोना वैक्सीन का प्लांट चला रहा है। इससे पहले भी बहुत सारी वैक्सीन बनाते हैं। अगर हमारे यहाँ पे कुत्ते के काटने के केसेस होते हैं और हम उसको पीट रहे होते हैं तो उसका वजह ये होती है कि वहाँ से वैक्सीन मंगवाई नहीं जा सकी होती, बनाना तो दूर की बात है। सो सबसे अजीब बात यह है कि वो मुल्क जो जदीद तरीन जंगी जहाज बना रहा है, हम थंडर JF-17 जो है उसको बना रहे हैं, और दीगर इजादात में अगर हम देखें तो बहुत पीछे हैं हम। और कोरोना वबा के दौरान अगर हम अपने आप को देखें तो हमने बिल्कुल लिमिटेड रिसोर्सेज में वेंटिलेटर बना के साबित कर दिया था कि हमें टैलेंट की कमी नहीं है। बिल्कुल, टैलेंट की तो बिल्कुल कमी नहीं है। पाकिस्तान का जो टैलेंट है वो बाहर चला जाता है, अमेरिका ऐसे बुलाता है उनको स्कॉलरशिप्स देता है और फिर कहता है कि आप तो हमारे साइंसदान हैं, फिर सारी ज़िंदगी वो वहाँ पर गुजार देते हैं। ज़रूरत है तहकीक के शोबे पर खर्च करने की और मुहक्किकीन को जदीद सहूलियात से हम आहंग करने की ज़रूरत है। इसी सिलसिले में वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान में पहली स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स अथॉरिटी कायम की है। और वैसे वफाकी वजीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी जब से आए हैं तब से बहुत काम हो रहा है। और अगर आप पीछे जाएं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स, जिस ज़माने में हमने पाकिस्तान ने बात की थी कि हम घास खा लेंगे लेकिन आइटम बम बनाएंगे, तो हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स भी बनाया गया था। एक केमिकल कॉम्प्लेक्स की बुनियाद भी रखी गई थी और इससे यही वो चीज़ें जो कि फिर पीछे रह गई। लेकिन हैवी मैकेनिकल कॉम्प्लेक्स आज तक कंट्रीब्यूट कर रहा है इस इंडस्ट्री में बहुत सारी अपनी इन्वेंशंस के साथ, बहुत सारी ऐसी चीज़ों के साथ जिसकी ज़रूरत पड़ती है हमें आलात हर्ब की सूरत में। तो सेनेटर मुश्ताक अहमद खान से अब हम बात जो कि हमारे साथ हैं, चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी, 3 साल इनके चेयरमैन रहे हैं। आप फरमाइएगा सर कि इस 3 सालों के दौरान साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हवाले से कौन सी तजावीज़ और सिफारिशात हैं जिन पर अमल करके पाकिस्तान इन शोबों में आगे बढ़ सकता है? जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, आपको पता है कि इसका काम है ओवरसाइट करना और हुकूमत को रिकमेंडेशंस और तजावीज़ देना। साइंस और टेक्नोलॉजी की जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है उन्होंने गुज़िश्ता 33 महीनों के अंदर 28 इजलास किए हैं और 227 रिकमेंडेशंस हुकूमत को साइंस और टेक्नोलॉजी के फ़रोग़ के लिए दिए हैं। इन रिकमेंडेशंस में स्कूल की सतह पे, कॉलेजेस की सतह पे, यूनिवर्सिटीज़ की सतह पे साइंस के फ़रोग़, इसके साथ साथ जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है इसकी मॉडर्नाइजेशन, इसके साथ साथ ट्रांसपेरेंसी जो बजट का एलोकेशन होता है उसके अंदर, उसके साथ साथ जो सबसे बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर वो ये है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडेमिया और इंडस्ट्री के दरमियान लिंक नहीं है। ये जो इकोसिस्टम है ये नहीं है, ताकि आपकी रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, आपकी एकेडेमिया और आपकी इंडस्ट्री जब वो लिंक करती है तो उस साइंसी जदोजहद का या उस साइंसी प्रोग्रेस का आपकी सोसाइटी को, आपके मुल्क को कोई फ़ायदा हो सकता है। तो हमने इस हवाले से तकरीबन 227 रिकमेंडेशंस जो हैं वो हुकूमत को दी हैं और इसमें बड़ी वैरायटी है और तकरीबन तमाम एस्पेक्ट्स को कवर किया गया है। मैं समझता हूं कि ये जो सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी है या कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी है, इसमें तमाम सियासी जमातों की नुमाइंदगी शामिल होती है और ये कलेक्टिव विजडम होता है। इस कलेक्टिव विजडम को अगर मौजूदा हुकूमत बरोकार लाए तो मैं समझता हूँ ये जो आप लोगों ने रोना रोया है हिंदुस्तान के मुकाबले में या दूसरे मुल्कों के मुकाबले में कि हम पीछे रह गए साइंस और टेक्नोलॉजी में, तो हम इस कमी को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। सिलेबस के हवाले से भी आपने कुछ तजावीज़ दी हैं कि ये सिलेबस तब्दील कर दिया जाए, टेक्निकल एजुकेशन हो, फिर चेक रखा जाता है कि उस पर अमल भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, या सिर्फ तजावीज़ दे दी जाती हैं, काम रुक जाता है, तजावीज़ दे दी, काम मुकम्मल हो गया? देखें, स्टैंडिंग कमेटी का काम है रिकमेंडेशन देना। स्टैंडिंग कमेटी का काम है बजट एलोकेशन जो होती है उसमें ट्रांसपेरेंसी को ऊपर चेक रखना। लेकिन सिलेबस के हवाले से तजावीज़ तो हमने दी हैं, लेकिन इन रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना, इसको इनकारपोरेट करना, ये फिर हुकूमत वक्त का काम होता है। ये सेनेट का या कौमी असम्बली का या इनकी स्टैंडिंग कमेटीज़ का काम नहीं होता। देखिए, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि पाकिस्तान टेक्सटाइल की बुनियाद पे अब सरवाइव नहीं कर सकता, या सियालकोट में फुटबॉल बनवाने की बुनियाद पे आप सरवाइव नहीं कर सकते। जो क्राइसिस आ रहे हैं, छोटे छोटे मुल्क हैं
उनकी ना कोई एग्रीकल्चर है, उनकी ना कोई स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, उनकी ना कोई बड़ी आबादी है, उनके साथ ना कोई यूथ है, लेकिन उन्हें साइंस और टेक्नोलॉजी पे तवज्जो दिया। आप देखें सिंगापुर को, एक छोटा सा मुल्क है और उस सिंगापुर की जो एक्सपोर्ट है वो 300 बिलियन डॉलर से ज़्यादा है, और पाकिस्तान का जो एक्सपोर्ट है वो यही $20 बिलियन या 24-23 बिलियन डॉलर के ऊपर आके रुक जाता है। तो ये साइंस और टेक्नोलॉजी की बुनियाद पे, तो अब जो इस वक्त आपका जो दौर है ये साइंस और टेक्नोलॉजी का है। हमने हुकूमत से कहा है कि सबसे पहले तो आप एक इस बात को रियलाइज करें कि जब तक हम साइंस और टेक्नोलॉजी के ऊपर तवज्जो नहीं देंगे पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकेगा। जब आप इस चीज की अहमियत का एहसास करेंगे फिर उसके बाद स्टेप्स उठाने, और स्टेप्स भी एक कोई स्टेप नहीं है बल्कि एक बहुत कंप्रेहेंसिव आपको स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ना होगा। सबसे पहली चीज तो यह है कि आप एक प्रॉपर पर्सन फॉर द प्रॉपर जॉब, तो वो बंदा, आप देखें मैं 3 साल पहले जब सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन बना तो उस वक्त कोई मिनिस्टर नहीं था, तकरीबन 1 साल कोई मिनिस्टर नहीं था जब ये हुकूमत आई इक़्तिदार के अंदर। फिर उसके बाद आजम स्वाति साहब को मिनिस्टर बनाया गया, अब फवाद चौधरी साहब को बनाया गया। फवाद चौधरी साहब एक्टिव आदमी हैं, लेकिन उसके साथ मैं ये कहूंगा कि वो साइंस और टेक्नोलॉजी का आदमी नहीं है, वो मीडिया का आदमी है। तो आप एक ऐसा बंदा जो साइंस और टेक्नोलॉजी का बंदा हो, जो विजन रखता हो, उसके अंदर आप इसको डिप्यूट करें। दूसरी बात यह है, फिर आपका बजट है। आपका बजट अमूमी तौर पर आप पूरी हिस्ट्री में आप देख लें, सबसे कम बजट अमूमी तौर पर साइंस और टेक्नोलॉजी का होता है। फिर उस बजट की यूटिलाइजेशन है, जो कम बजट होता है वो यूटिलाइजेशन भी नहीं होती। फिर उसके अंदर ट्रांसपेरेंसी है, वो ट्रांसपेरेंसी भी फिर उस प्रॉपर तरीके से नहीं हुई। और मैं आपको ये बताऊं, इस वक्त पाकिस्तान को जो चैलेंजेस दरपेश हैं वो सिर्फ और सिर्फ साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देकर उसको प्रायोरिटी नंबर 1 बनाकर हम उसको हल कर सकते हैं। आपके जो चैलेंजेस हैं वो क्या है? आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपके एनर्जी क्राइसिस हैं, आपके जो चैलेंजेस हैं वो आपके इरिगेशन का जो वाटर है वो बड़ी तेजी के साथ वो कम हो रहा है। आपका जो चैलेंज है वो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है। आपका जो चैलेंज है आपका सी इंट्रूजन, जो आपके 800 किलोमीटर का जो साहिली इलाका है वो बड़ी तेजी के साथ समंदर खा रहा है, लाखों एकड़ जमीन समंदर ने खा ली, सी इंट्रूजन हो रहा है। उसको आपकी जो एनवायरमेंटल जो क्लाइमेट चेंज आ रहा है उसको आप साइंस, आपको जो एक्सपोर्ट बढ़ाने उसको आप साइंस और टेक्नोलॉजी, आप ये पेंडेमिक जो आ रहे हैं, बिल्कुल ये जो पेंडेमिक आ रहे हैं, ये तमाम चैलेंजेस से निपटने के लिए एक साइंसी दिमाग चाहिए है जो कि सवाल करने की एबिलिटी रखता हो, क्वेश्चन करने की अहलियत रखता हो, चैलेंज करने का रुझान रखता हो। हमारे यहाँ तो रट्टू तोते बनाया जाता है स्टूडेंट्स को। 1000 में से 999 नंबर लेने वाले स्टूडेंट्स हमें क्यों नज़र नहीं आते साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री में क्यों लैक है? ये बुनियादी वो चीज़ें हैं जो कि आज तक नहीं की जा सकी। ये फर्स्ट स्टेप्स तो लेंगे ना हम सर, ये फर्स्ट स्टेप ही हम नहीं ले पा रहे कि हम अपने तदरीसी अमल को ही इतना अपग्रेड करें कि वहाँ पर बच्चों में साइंटिफिक रुझान एंड एप्टीट्यूड को पैदा किया जा सके। इसके लिए आप समझते नहीं कि कहीं से जो बुनियाद होनी है, आगाज़ तो पहले कदम से ही होगा? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो आपके दूर दराज के इलाके हैं ना, इसके अंदर हीरे पड़े हुए हैं और इसके अंदर मोती है, लेकिन वो मिट्टी के अंदर मौजूद है। अब ये साइंस और टेक्नोलॉजी के हमने इस पर सिफारिशात दी है कि आप टैलेंट हंटिंग कर लें। ये जो आपके गांव देहात है इसमें आरफा करीम जैसे लोग, ये आपके दर्जनों और सैकड़ों की तादाद में आपको मिल जाएंगे। आपको इन एरियाज तक, जो दूर दराज के एरियाज हैं, पसमानदा एरिया हैं, उन तक पहुंचना चाहिए, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि आप इनकरेज कर लें। आप अगर चाय वाले का हीरो बनाएंगे, आप अगर स्पोर्ट्स की तरफ सारी तवज्जो करेंगे, आप अगर शोबिस की तरफ सारी तवज्जो करेंगे, तो साइंस और टेक्नोलॉजी ग्लैमराइज कैसे होगा? उसको जब तक आप ग्लैमराइज नहीं करेंगे उस वक्त तक लोग उसकी तरफ नहीं आएंगे। तो नई नस्ल के लिए आप ग्लैमराइज करें, उनके हीरोज को जो साइंस और टेक्नोलॉजीज के हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी को ग्लैमराइज करें और नौजवानों को शोबिस से, पॉलिटिक्स से और स्पोर्ट्स से मुतवज्जो करें साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ। उसके साथ साथ ये है कि आप अपने निसाब को और अपने लेबोरेटरियों को, लाइब्रेरियों को आप इसके रिव्यू कर लें। आपको ये मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान का जो IPO है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान के IPO के अंदर अगर आप कोई पेटेंट रजिस्टर करवाना चाहते हैं उसमें सालों लग जाते हैं जी, सालों लग जाते हैं। जबकि वही बच्चे अगर अमेरिका अपनी पेटेंट भेजें, ऑस्ट्रेलिया अपनी पेटेंट भेजें, वो 6 माह के अंदर रजिस्टर करके उनको बुला लेते हैं। और जो हमारी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो पाकिस्तान के काम आनी चाहिए, वो पाकिस्तान के बजाय दूसरे ममालिक के काम आ रही है।
तो आपको इन सारी चीजों को एड्रेस करना होगा और इसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान बनाना होगा जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक, जिसमें एकेडेमिया, जिसमें R&D ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपकी इंडस्ट्री, जिसमें आपकी गवर्नमेंट, जिसमें आपकी ब्यूरोक्रेसी, जिसमें आपकी सोसाइटी, जिसमें आपकी मीडिया, ये सारी चीजें ऑन बोर्ड हो। जब ये सारी ऑन बोर्ड होगी आप फिर साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ तरक्की करेंगे। और सिर्फ एक ही रास्ता है, पाकिस्तान के जो क्राइसिस है, फाइनेंशियल क्राइसिस, और पाकिस्तान को जो थ्रेट्स दरपेश है, वो साइंस और टेक्नोलॉजी पर तवज्जो देने। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक अहमद खान साहब, हमें ये बताएं कि एक नौजवान आए, हमारे प्रोग्राम में ही आए थे सुबह सवेरे पाकिस्तान में, उन्होंने आके बताया कि सबसे बड़ा मसला होता है कि बच्चों के लिए वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे होते हैं। उनको जब घर में ये प्रॉब्लम आई तो वो अमेरिका से पढ़े हुए थे, उन्होंने ये वेंटिलेटर बनाया, फिर वो पाकिस्तान वापस आ गए, यहाँ पर आकर उन्होंने नौकरी भी की, हमारे प्रोग्राम में भी आया। उन्होंने कहा कि हर बंदा ये वेंटिलेटर अपने घर में रख सकता है, लेकिन हुकूमत तक उनकी रसाई ही नहीं थी, कोई उनसे मिलना ही नहीं चाह रहा था। वो कोशिश कर रहे थे कि हम मिलते रहें, वो पिछले दौर की भी बात है, इस हुकूमत की भी बात है। फिर ऐसा हुआ कि वो वापस अमेरिका चला गया और अमेरिका में जाके उसको इतनी ग्रांट मिली और वो वहां पर जाके उसने रजिस्टर करवा दिया। ये कितना बड़ा नुकसान है कि चाह रहे हैं लोग पाकिस्तान में आके काम करने को। आपको मैं एक बात बताऊं जी, आपको मैं एक बात बताऊं, यहाँ पे नस्ट का एक बच्चा था, उसने मसनूई जेल्द बनाई थी, मसनूई जेल्द। यहाँ उसको कोई पैटर्न, जो जल जाते हैं, जाहिर जो आग के अंदर जल जाते हैं तो उसकी पूरी जेल जल जाती है, उसकी बहुत बड़ी जरूरत होती है। अच्छा, वो मसनूई जेल यहाँ कोई उसको रजिस्टर नहीं कर रहा था, ऑस्ट्रेलिया ने इसको रजिस्टर कर लिया। आजकल वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा हुआ है, नस्क का तालिब इल्म है। मैं गुज़िश्ता साल कैम्ब्रिज गया। आपको ये जान के हैरत होगी कि स्पेस शटल में एक बुनियादी मसला था जो कई दहाइयों से साइंसदानों को दरपेश था, वो कोई हल नहीं कर रहा था। पाकिस्तान के एक यंग साइंटिस्ट यारजान अब्दुल समद, और आपको ये जान के हैरत होगी कि यारजान अब्दुल समद कहां के हैं। यारजान अब्दुल समद केच के हैं, बलूचिस्तान के जिला केच, पसमानदा इलाका। उन्होंने कराची से पढ़ाई, फिर उन्होंने गुलाम इसाक इंस्टीट्यूट टोपी से पढ़ाई, फिर उसके बाद उन्होंने खलीफा यूनिवर्सिटी UAE से PhD की और पोस्ट डॉक कैम्ब्रिज से कर रहे थे। और वहां पे उन्होंने एक बुनियादी चीज इन्वेंट की जिसने दहाइयों से जो स्पेस शटल का मसला था उसको हल कर लिया। यारजान अब्दुल समद, ये हमारे हीरोज हैं। तो आप इंकरेज नहीं कर रहे। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान के मीडिया का, पाकिस्तान की सोसाइटी का, पाकिस्तान के हुक्मरानों का सारी तवज्जो तीन चीजों पे है, शोबिस पे है, स्पोर्ट्स पे है और पॉलिटिक्स पे है। साइंस कोई डिस्कशन ही नहीं करता, साइंस को कोई बातचीत का मौजू नहीं बनाता, साइंस की तरफ कोई तवज्जो नहीं करता, साइंस और टेक्नोलॉजी के लिए किसी के पास वक्त नहीं है। तो आप ये जो हीरोज हैं, ये आप बैठे हुए हैं। आपको पता है यारजान अब्दुल समद को यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने, ESA ने फौरी तौर पर हायर कर लिया, वही कैम्ब्रिज से। अब वो यूरोपियन स्पेस एजेंसी के लिए काम कर रहे हैं। क्यों हमारे पास ऐसे बच्चे नहीं आ सकते? क्यों हम इनको ये एनवायरनमेंट नहीं दे सकते? अगर वो आ भी जाएं तो यहाँ उनको माहौल ही नहीं है। जिस तरह आपने कहा, वेंटिलेटर बनाने वाले, बहुत सी इन्वेंशंस करने वाले, आप लोग पॉलिसी मेकर हैं। सेनेट में 3 साल आप स्टैंडिंग कमेटी फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के चेयरमैन रहे हैं। अगर आप भी क्यों पूछेंगे तो जवाब इसका जो है वो कौन देगा सर? इसलिए कि अवाम मीडिया हाईलाइट तो कर सकता है। पॉलिसी मेकर्स जो होती है ना, पॉलिसी मेकर्स जो होती है वो गवर्नमेंट होती है, पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने वाली भी गवर्नमेंट होती है। सेनेट और कौमी असेंबली इनपुट देती है, सेनेट और कौमी असेंबली एक अकाउंटेबिलिटी करती है। हम इनपुट भी दे रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी भी कर रहे हैं, लेकिन पॉलिसी बनाना और उसको तनफीज करना ये हुकूमत वक्त का काम है, इसलिए हम उनको तवज्जो दिलाते रहते हैं। बिल्कुल सर, आप खुद हेल्पलेस हैं। हम लोग क्या कर सकते थे? मोहम्मद मुजीबुर रहमान UET से पास हुए हुए हमारे वो नौजवान थे जिन्होंने, जो अमेरिका में अब मुकीम है, सस्ता वेंटिलेटर वो बना चुके थे। अब पाकिस्तान फिर से उसी प्रोसेस के अंदर है, उनको ऑन नहीं किया गया। तो मीडिया तो सिर्फ दिखा सकता है, हमने दिखाया अपने प्रोग्राम में बिठाकर, लेकिन उनसे किसी ने रब्ता ही नहीं किया। पैट्रोनेज तो गवर्नमेंट ने देनी है सर। ये जो ब्रेन ड्रेन है, ये अलमिया है ना सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि तमाम तरक्की पजीर ममालिक का, कि यहाँ के जो बेहतरीन दिमाग हैं वो यहाँ पे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। उनको यहाँ से बाहर जाकर ही वो ग्राउंड्स मिलती हैं, वो जगह मिलती है जहाँ पर वो अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी जो अल्लाह ताला ने उन्हें पोटेंशियल दिया उसे एक्सरसाइज कर सके, वो दुनिया को दिखा सके, साबित कर सके। हमारे यहाँ पर रह जाते हैं वो लोग जो इस घिसे पिटे निज़ाम को सर्व करने के लिए एक मखसूस सोच के तहत इसका पाबंद बन जाते हैं, इसके गुलाम बन जाते हैं। तो इस चीज़ को तब्दील करने में जो मेहनत दरकार है वो किसने करनी है? ये देखें, एक कलेक्टिव एफर्ट्स होनी चाहिए। मैंने जिस तरह अर्ज किया ना कि इसमें स्टूडेंट्स का भी रोल है, इसमें मीडिया का भी रोल है, उसमें सोसाइटी का भी रोल है कि वो ऐसे लोगों को इनकरेज करें
उसके साथ साथ इसमें ब्यूरोक्रेसी का कि वो अपने जो सिस्टम है, जिस तरह जो सबसे ज़्यादा जो स्टैग्नेंट है इस वक्त, उसको रिव्यू करें। और सबसे ज़्यादा रोल जो है वो सियासतदानों का है और खुसूसन हुकूमत वक्त का है कि वो उसकी तरफ तवज्जो दें और लोगों को इस तरफ तवज्जो करें, कंसंट्रेट करें इसके ऊपर और साइंस और टेक्नोलॉजी की तरफ पूरी सोसाइटी को लेके आए। बिल्कुल ठीक है। मुश्ताक अहमद खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाक से आप बात कर रहे थे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी का फ़रा ये मामला है और अजीब हैरत है कि ये मामला हो क्या रहा है। हमारे नौजवान आना चाहते हैं, नौकरियां छोड़ के पाकिस्तान आते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अगर ये कहा जाए कि उनको कोई मुंह नहीं लगाता, ये बात गलत नहीं है और वो इतने अफसरदा होकर जाते हैं। आप उनके ट्विटर हैंडल देखें, हाँ। आप उनको देखें वो पोस्ट क्या कर रहे हैं, फेसबुक अकाउंट्स देखें कि वो क्या पोस्ट करते हैं और उधर जाके फिर उधर सर्व भी कर रहे हैं और खुश भी नहीं है कि हम अपने वतन के लिए कुछ नहीं कर पाए। इंजीनियर्स जो हैं वो यहाँ पे आप वो बेरोजगार फिरते हैं, उनको हाँ। यहाँ पर जो है मामूली मुलाजमत जो है वो भी नहीं मिल पाती और वही इंजीनियर्स यहाँ से बाहर जाते हैं और उसके बाद वो सर्व करने की एबिलिटी एंड कैपेबिलिटी रखते हैं। चलें, इस अहम मसले को छोड़ते हुए हम एक और अहम मसले की तरफ आते हैं। इस्लामाबाद में रहने वाले जो हैं वो ज़रा होशियार खबरदार हो जाएं, इसलिए कि मरगला हिल्स में तेंदुआ जो है वो बड़ा मटर गश्त कर रहा है। मालूम नहीं वही में तेंदुआ है या और तेंदुए जो हैं वहाँ पर दिखाई दिए हैं। वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक कैमरों ने नायाब नस्ल के मादा तेंदुए की अक्सबंदी की है और शहजादी नाम दिया गया है इसको, जो कि ट्रेल 4 और 5 के दरमियान गुज़िश्ता चंद दिनों में 3 बार देखी गई है। और एक तेंदुए की ट्रैक 4 पर चहलकदमी की तस्वीर भी जारी की गई हैं। और उधर वाइल्ड लाइफ ने मारगला पहाड़ियों के नेशनल पार्क में आबाद तेंदुओं की आबादी में इजाफे को वहाँ बेहतर इकोसिस्टम से जो है लिंक कर दिया। और इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड के मुताबिक इन पहाड़ियों में 5 तेंदुए मौजूद हैं। और इससे साबित होता है कि जहाँ पे मतलब इंसान, अब ये पीछे तो हो सकता है कि कोविड की वजह से लोग जो हैं वॉक्स के लिए ट्रेल्स पे ना गए हों, तो उसकी वजह से ये लोग ज़्यादा खुल के सामने आ रहे हों, खुराक की जो है वो कमी हो जिसके लिए इन्हें नीचे उतरना पड़ रहा हो ज़्यादा खाने के लिए, जो भी वजूहात हैं। लेकिन आवाम जो है वो सूरज डूबने से पहले इन इलाकों से अगर आप वॉक के लिए जाते हैं, ट्रेल्स पे जाते हैं, तो वापस आ जाएं, इसलिए कि शाम के बाद ये जंगली जानवर जो है निकल आते हैं। और 4 से 6 बजे के दरमियान का ही टाइम है जिस टाइम पे रोड पे इसे आप देख सकते हैं। दिन में ये सो रहे होते हैं, अंधेरे के बाद ये बाहर आते हैं। तो वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का कहना है कि अगर पैदल सफ़र करने वाले तेंदुए के सामने आ जाएं तो भागना ऑप्शन नहीं है, उसके सामने खड़े हो जाना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। वैसे एक बड़ा मशहूर लतीफ़ा भी है ना, अगर आपकी मुलाकात शेर से हो जाए तो आप क्या करेंगे? तो जवाब यही है कि आपने क्या करना है, शेर ने करना है। बिल्कुल ऐसे ही है। वो रीछ वाली भी एक कहानी है ना कि रीछ था और उस सांस रोक लिया तो वो नहीं, तो वो एक लतीफ़ा ये चल रहा था कि मैंने रीछ को देखा, उसी तरह से जैसा दादा ने बताया था, सांस रोक लिया तो रीछ ने कहा मेरे दादे ने भी मैनू दसे आया। तो तुम इतने चालाक जो है ना बनो। खैर, WWF पाकिस्तान के मैनेजर कंजर्वेशन मोहम्मद वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मोहम्मद वसीम साहब, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। क्या ये कहना सही है कि मारगला पहाड़ियों पर इकोसिस्टम बेहतर होने के बायस हमें मुसलसल वहाँ तेंदुए और दीगर जंगली हयात देखने को मिल रहे हैं? कोई और वजह भी हो सकती है? जी वालेकुम सलाम। बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर कॉमन लेपर्ड तो पहले कॉमन हुआ करता था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जूँ ह्यूमन पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई तो उसकी वजह से कुछ पॉपुलेशन वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़ की और कॉमन लेपर्ड की कम होने शुरू हुई। तो अभी रिसेंटली आपने देखा कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि नेचुरल वेजिटेशन इम्प्रूव हुआ, कुछ डिस्टर्बेंस जो रोड साइड के ऊपर जो ट्रैफिक की हुआ करती थी वो कम हुई कोविड-19 की वजह से। उसकी वजह से कुछ पॉपुलेशन कुछ एनिमल्स की कुछ बेहतर हुई और वो फ्रीक्वेंट साइटिंग के अंदर बदल गई। अगर हम देखें जो मौसम अभी चल रहा है, जो स्नोफॉल हुई अभी इस टाइम पे जो मरी के पहाड़ों के अंदर, गलियात के पहाड़ों के अंदर, तो नॉर्मली जो लेपर्ड्स वहाँ पे हार्श क्लाइमेट के अंदर जिस टाइम पे देख रहे होते हैं स्नोफॉल की ज़्यादा हुई, तो उसमें कुछ एनिमल्स जो हैं वो मूव भी कर जाते हैं अपनी जो परमानेंट लोकेशंस होती हैं उनसे। तो ये भी है, ये मुख्तलिफ रीज़न्स हैं इस टाइम पे करंटली। ये जो करंट स्टडी इस टाइम पे कैमरा ट्रैप्स की जो चल रही है मरगला हिल्स नेशनल पार्क के अंदर, ये अभी चल रही है। इसकी अभी जो पॉपुलेशन है उसकी एस्टिमेशन के ऊपर काम किया जा रहा है और मज़ीद करने की अभी ज़रूरत है। क्या करें अगर हमारा सामना हो जाए तेंदुए से? वसत से मैं कुछ और चीज़ें भी थोड़ी सी ये भी सजेस्ट कीजिएगा कि तेंदुए का मुकाबला हो तो क्या करें? लतीफ़ों की आपने जो अभी 2 लतीफ़ों का जिक्र किया, बिल्कुल वो ठीक लतीफ़े हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेशन लिंक्ड है टू दी एनिमल बिहेवियर के साथ कि जिस टाइम पे अगर एनिमल कॉमन लेपर्ड अगर आपके सामने आ जाता है और उसकी क्योंकि
जो अटैकिंग स्ट्रेटजी है जिस तरह से मुख्तलिफ एनिमल्स की होती है, तो ये छुप के भी हमला करता है और इसके सामने अगर एक्सीडेंटली सामने आमना सामना अगर अचानक से हो जाए किसी ह्यूमन बीइंग का, तो उसमें ये अटैक करता है बिल्कुल। तो उसके लिए कहा यह जाता है, एक चीज़ और मैं ऐड कर दूंगा कि भागने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन प्लस अगर एक के बजाय दो लोग हों और वो आपस में बातें करते हुए जाएंगे तो लेपर्ड कभी आपके सामने नहीं आएगा। इवन उस लोकेशन के अंदर ये पहले भी मौजूद हुआ करता था, लेकिन ये एक उसको अल्लाह ताला ने कुछ सिखा रखा है। एक और चीज़ उसकी मैं बताता चलूँ कि कॉमन लेपर्ड जो है वो टेरिटोरियल है, नक्टर्नल है। ये इसका बिहेवियर है, बेसिकली रात में ये निकलता है और ये टेरिटरीज अपनी इस्टेब्लिश करता है। तो इस वजह से मतलब इंसान को उस टेरिटरी अगर इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए कि इस एरिया इस लोकेशन के अंदर कॉमन लेपर्ड एग्जिस्ट करता है, तो उसको थोड़ा बेहतर यही होगा कि ये जो प्रिकॉशंस या सेफ्टी मेजर्स हैं ये अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर भी अडॉप्ट करते हैं लोग, हमारे एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी बिग कैट्स के साथ जो लोग रह रहे हैं वो इन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं। अच्छा, ये भी बताइएगा कि यहाँ पे और कौन कौन से जानवर हैं जो कि पाए जाते हैं, क्योंकि मंकीज़ भी तो बहुत बड़ी तादाद में थे, बहुत सारी और ऐसी स्पीशीज़ की भी बात की गई जो बर्ड्स स्पीशीज़ में से थी कि उनकी तादाद में भी इजाफा जो है वो देखने में आया है। तो वो कौन कौन से ऐसी स्पीशीज़ है, रेयर इंडेंजर्ड स्पीशीज़ जो कि यहाँ पे मौजूद है, जिसका हमें ख्याल रखना है? जी देखें, ये जो हमारा बेल्ट है या मार्गला हिल्स नेशनल पार्क जिस एरिया के अंदर आ रहा है, ये वेस्टर्न हिमालय इको रीजन है। और वेस्टर्न हिमालय इको रीजन के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो सबसे ज़्यादा रिचेस्ट तादाद के अंदर होते हैं। जड़ी बूटियाँ जिस तरह से हम लोग कह रहे होते हैं लोकल ज़ुबान के अंदर, तो इनकी तादाद ज़्यादा वाफर मिकदार के अंदर एग्जिस्ट करती है। फिर इसी तरह से हमारे पास कुछ इंडेंजर्ड ट्रीज़ भी यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। हायर एल्टीट्यूड्स के अंदर हम जिस टाइम जाते हैं मॉइस्ट टेम्परेट फॉरेस्ट के अंदर, तो हमारे पास जो टेक्सास वेलिचियाना का जो ट्री है वो बहुत इम्पॉर्टेंट और बहुत हाईली वैल्यूएबल है, क्योंकि उसमें से टेक्सोल एक्सट्रैक्ट किया जाता है और वो कैंसर के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारी जो प्लांट स्पीशीज़ हैं वो बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं इस एरिया के अंदर, इस लोकेशन के अंदर। फिर इसी तरह से जिस तरह से अभी कॉमन लेपर्ड का हम जिक्र कर रहे हैं, तो कॉमन लेपर्ड के साथ इसके फूड चेन या फूड वेब के अंदर बहुत सारे कनेक्टेड वाइल्ड लाइफ की स्पीशीज़ हैं, जिसमें येलो थ्रोटेड मार्टन्स हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं, जैकाल्स हैं, रेड फॉक्सेस हैं, मरी वोल एग्जिस्ट करता है। तो इस तरह की बहुत सारी जो मैमल स्पीशीज़ हैं वो भी यहाँ पे हैं, और बर्ड्स की भी डिफरेंट वैरायटीज़ इस इको रीजन के अंदर हमारे पास मौजूद हैं। बिल्कुल ठीक है मोहम्मद वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच। बात कर रहे थे और हमें बता रहे थे कि इंसान ही सबसे ख़तरनाक जानवर है जिसकी जहाँ पे मौजूदगी ज़्यादा हो जाए तो बाकी तमाम नस्लों को जानवरों की जो है वो ख़तरा दरपेश हो जाता है। दो भी हो जाए तो ये नहीं आता, ये बड़ी हैरत वाली इत्तेफाक में बरकत है। अच्छा। इसका मतलब है कि इत्तेहाद और इत्तेफाक में कितनी बरकत है कि अकेला इंसान जो है उसके ऊपर जंगली जानवर भी ज़्यादा आसानी से हमला कर सकते हैं, अगर दो हो तो उनको इनसे जंगली जानवर भी डरते हैं। लेकिन आपने ज़रा जो है ना वहाँ पे नहीं जाना, कोशिश करें 4 से 6 के दरमियान वहाँ पे ना हो, सुबह सुबह हुआ है वो सो रहा होता है, इसका हमने फ़ायदा उठाना है। और सुबह का मतलब है सूरज निकलने के बाद आप उधर जाएं, जब वो अंदर चला, नॉक्टर्नल है ना, जब तक हमसा सूरज की लाइट नहीं ना आएगी तो उसकी सेंसेस उसे बताती हैं उसका टाइम है, इट्स हिज टाइम। हाँ, सूरज निकल आएगा तो उसके बाद वो जो छुपेगा कहीं, सूरज गरूब होने के टाइम के करीब ही वो बाहर निकल आएगा। अब तो मेरा वक्त। हमने आपके साथ कहानियां शेयर की हैं, उन कहानियों पे आपने नहीं रहना है और एहतियात बहुत ज़्यादा करनी है। 2 लोग जाएं, अकेला बंदा ना जाए, ये जो है ना एक बुनियादी एक एहतियात है जो हम कर सकते हैं, और टाइम की एहतियात है। और हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलेंगे, मैच की बात लाजमी करेंगे। सुबह सवेरे पाकिस्तान।